बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम है जी जागो लाहौर और मैं हूँ आपकी मेज़बान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है आप लोग सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और इसी उम्मीद के साथ, इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का भी हम आगाज़ कर रहे हैं कि आप ना सिर्फ अपना ख्याल रखेंगे बल्कि अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखेंगे। क्योंकि अक्सर मैं कहा करती हूँ ज़िंदगी बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन ज़िंदगी बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से कोई दूसरा खुश होता है। लेकिन इसका ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि आपने दूसरों को खुश करने के चक्कर में ख़ुद को बिल्कुल भुला देना है और अपनी ज़ात को पसे पुश डाल देना है। हर इंसान के लिए इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अहम उसकी अपनी ज़ात होती है। वो अपने साथ सबसे ज़्यादा वक्त गुजारता है और उसे सबसे ज़्यादा अपनी ही ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ख़ुद पसंदी बहुत ज़रूरी चीज़ है। इंसान जिस चीज़ को पसंद करता है उसका ख्याल भी रखता है। कुछ लोग अपना बिल्कुल ख्याल नहीं करते और दूसरों को यानी कि बहुत ज़्यादा तरजीहात में शामिल करते हैं और ख़ुद को दूसरों से बहुत कम तरजीह देते हैं। उन्हें इस बात की समझ होनी चाहिए कि अगर आप ख़ुद को अहमियत नहीं देंगे तो ये दुनिया भी आपको अहमियत नहीं देगी। दूसरों को खुशी देना बहुत ज़रूरी है, मगर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप अपनी खुशी दूसरों के लिए कहीं पीछे छोड़ दें, बर्बाद ही कर दें। हाँ, सेल्फिश मत बने, मगर अपने लिए एक मुनसिफाना फ़ैसला ज़रूर करें। लोग अमूमन ख़ुद पसंदी के बारे में मशकूक रहते हैं, मगर हकीकतन अगर इसे मनफी रुख ना दिया जाए तो ये सेल्फ़ लव है और कामयाबी की कुंजी भी है। इससे इंसान में एतमाद बढ़ता है, वो अपनी सलाहियतों का अच्छे तरीके से इस्तेमाल सीखता है। लिहाजा अपने आप को पसंद करना और ख़ुद पसंदी का इजहार करने में कोई आर नहीं है, कोई शर्म नहीं है। आप इसे आजिज़ी के साथ भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा बिल्ट हो जाएगा। जब आप अपने आप से मोहब्बत करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, अपने पहनने खाने पीने का ख्याल रखेंगे और ख़ुद को ऐसे ट्रीट करें जैसे कोई अपने बेहतरीन दोस्त को ट्रीट करता है। जो अच्छा ड्रेस पहनना लगता है वो आपको वो ज़रूर खुद ख़रीदें। जो परफ्यूम आपको पसंद है वो इस्तेमाल करें। जो आप खाना पीना पसंद करते हैं कभी कभी वो भी सिर्फ अपने लिए ऑर्डर करें। ये ना देखें कि आसपास के लोग क्या चाह रहे हैं या फिर वक्त बचा लें, पैसे बचा लें। नहीं, कुछ चीज़ें हमें अपने लिए भी ज़रूर करनी चाहिए। हम ज़िंदगी में अक्सर दूसरों की परवाह करके अपनी ही ज़ात को नाराज़ कर देते हैं। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा उस वक्त होता है जब मुश्किल वक्त में सिर्फ हमारा अपना आप ही हमारे साथ बाकी रह जाता है। जबकि दूसरों के लिए कुर्बानियाँ ज़रूर दें, दूसरों का ख्याल भी ज़रूर रखें, प्यार मोहब्बत भी करें, लेकिन जहाँ कोई जो डिज़र्व कर रहा होता है वहाँ उसे उसी चीज़ पर रखें, उन्हीं तरजीहात में रखें और ख़ुद को जो है वो कहीं ना कहीं बेहतर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल आप कुर्बानी दें, लेकिन हर वक्त हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करना भी कभी कभी बहुत गलत हो जाता है। पर इस सब में कभी कोई बात जो आपको पसंद नहीं है वो ऐसा फ़ैसला मत करें जिससे आप ख़ुद ही ना मुतमिन हो सके। यानी आप मुतमिन नहीं हैं तो उसका फ़ैसला बिल्कुल ना करें। ना किसी का बुरा चाहें, ना ही अपने साथ बुरा होने दें। बाद में घुट घुट कर जीना पड़े। बहुत से लोग आपके करीबी होते हैं, अजीज़ होते हैं, मगर हर बार उनके लिए ख़ुद को कुर्बान कर देना भी ठीक नहीं होता। या फिर वो कहते हैं ना कि हर बार जो है वो आप नाराज़ नहीं होते, गुस्से का इजहार नहीं करते, परेशान नहीं होते, चीज़ों को दिखाते नहीं हैं, लेकिन हर बार माफ़ कर देना भी ठीक नहीं होता। कभी कभी आपको दिखाना पड़ता है कि आप भी कुछ हैं, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा ख़ुद को, अपनी ज़ात को जो है वो पीछे कर देते हैं, ख़ुद को कॉम्प्रोमाइज़ करते चले जाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आप अपने आप से जो आपकी मोहब्बत है या फिर अपने आप के लिए जो आपकी तरजीहात होती हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं। दूसरों की नज़र में हर बार इतना मत झुकें कि लोग आपको बेमोल ही समझने लगें। ये तो है ही ऐसा, इसलिए कि इसके साथ कुछ भी कर लो, इसने कौन सा कुछ कहना है। तो ये वाला बिहेवियर जो है ये ठीक नहीं है। सेल्फिश नहीं होना, लेकिन अपने आप से मोहब्बत ज़रूर करनी है। जो आप चाहते हैं, जो आपका फ़ैसला है, जो आप बात करना चाहते हैं, बहुत सारी जगहों पे खामोशी बेहतर होती है, लेकिन कभी कभी बोलना भी बेहतर होता है। इसलिए इसी अच्छी सी बात के साथ हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया है। और अगर आप लोगों के सामने अपनी इज़्ज़त नफ्स, अपनी ज़ात पर हद से ज़्यादा समझौता करेंगे ना, तो आपके बहुत करीबी भी आपको ज़िच करने से गुरेज़ नहीं करते, क्योंकि ये उनकी नफ्सियात का हिस्सा बन जाएगा और वो आपके मुताल्लिक एहसास कर ही नहीं सकेंगे। आखिर में वो सबका बड़ा नुकसान ये होगा कि आप ख़ुद भी अपनी ज़ात पे अपनी इज़्ज़त नहीं कर सकेंगे। और ये भी सच है कि आप दूसरों को उस वक्त ही सुकून पहुंचा सकते हैं, दूसरों को उस वक्त ही खुशी पहुंचा सकते हैं जब आपका इनर मुतमईन है, जब आप अंदर से पुरसकून हैं और जब आप अंदर से फुलफिल फील करते हैं कि आप एक
अच्छी जगह पर है, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ख़ुद के साथ जो है वो आप कोई ज़्यादती नहीं कर रहे, फिर ही आप दूसरों का अच्छे अंदाज में ख्याल रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं जी। लाहौर में ख़ास तौर पर पंजाब के दीगर शहरों में नमूनिया के केसेस में मुसलसल इजाफा देखने को आ रहा है और 2 माह कबल नमूनिया का बड़ी तादाद में फैलाव सामने आया है, जिसमें अब भी इजाफा देखने को मिल रहा है और लाहौर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कम उम्र बच्चों की बड़ी तादाद नमूनिया से मुतासिर होकर आ रही है। लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटों में नमूनिया के मजीद 134 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि लाहौर में मजमूई केसेस की तादाद इस वक्त 6324 तक जा पहुंची है। जबकि पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब में मजमूई तौर पर 29,299 पेशेंट सामने आए हैं। गुज़िश्ता 2 से 3 माह में 63 बच्चे सिर्फ लाहौर में इस बीमारी की वजह से मौत के मुंह में जा चुके हैं, जबकि पंजाब में 393 बच्चे नमूनिया से जाँ बहक हुए। नमूनिया बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। हालांकि हम लोग देखते हैं कि बच्चों को नमूनिया की वैक्सीन भी हम लोग करवाते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये नमूनिया कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है, रीज़न क्या है, एहतियात क्या की जा सकती है, सिम्टम्स क्या आते हैं, और इस सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे पास गेस्ट भी मौजूद होंगे। लेकिन उससे पहले नमूनिया सिर्फ क्या बच्चों में होता है या फिर कम उम्र बच्चों में होता है या फिर खुदा ना खास्ता ये किसी भी उम्र में आप पे हमलावर हो सकता है, और अगर बच्चे को नमूनिया हो जाए तो डॉक्टर से रजू करने के साथ साथ वालिदैन को क्या करना चाहिए, वालिदैन को क्या एहतियात करनी चाहिए, किस तरह से उस पेशेंट से बच्चे से ट्रीट करना चाहिए, इन तमाम मामलात पे बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। और आज हमने इनका थोड़ा सा टाइम लिया है ताकि हमारे देखने वालों को भी ये बता सकें कि किस तरह से जो है वो बच्चों को बचाया जा सकता है, या फिर अगर वो बीमार हो जाए तो किस तरह से उनका इलाज करवाया जा सकता है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। अभी एक हफ्ता पहले पिछले इतवार के रोज़ ही इनको एक अवार्ड दिया गया है जी, मैन ऑफ द मुस्लिम का। इनकी खिदमात की एतराफ़ में ऑस्ट्रेलिया में इनको अवार्ड से भी नवाजा गया है। डॉक्टर साहब मोहम्मद जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो जो आपको अवार्ड मिला है, ऑब्वियसली पूरे पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि आप दूसरे मुल्क में भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, नमूनिया क्या है? सबसे पहले तो हमें आसान अल्फाज में बताइए कि क्या है नमूनिया? निमोनिया जी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निमोनिया जो है ना आपके लंग्स की इन्फेक्शन है। ठीक है ना। इसमें बच्चों में पर्टिकुलरली मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वायरस से होता है। ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया भी उसमें शामिल है। जो सबसे अहम और सबसे इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया है, मोस्ट कॉमन, जिससे आपके कान भी ख़राब होते हैं, गला भी ख़राब होता है और लंग्स भी ख़राब होते हैं, इन्फेक्शन होती है, वो कहते हैं न्यूमोकोकस, यानी निमोनिया से मिलता जुलता न्यूमोकोकस। तो ये बहुत फेटल भी हो सकता है, यानी ख़तरनाक भी हो सकता है बच्चों में भी और बड़ों में भी। ठीक है, तो ये जब होता है इन्फेक्शन आपको, उसके अलामात जो हैं, बुखार होगा, बच्चों में खाना पीना थोड़ा कम हो जाएगा, और ब्रीदिंग और खांसी। ठीक है, वालिदैन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो देखें कि बच्चा कितना सिक है। अगर तो खाली बुखार है, थोड़ा सा खांसी है, तो उसको लोकली आप ट्रीट कर सकते हैं गली मोहल्ले के डॉक्टर से। लेकिन अगर बच्चा ऐसे सांस खींच के ले रहा है, गर्दन उसकी, हम कहते हैं कि सीटी की आवाज़ आती है, तो वो दमे में भी ज़्यादा होती है, इसमें इतनी सीटी की आवाज़ नहीं आती, वो अस्थमा की लामत होती। लेकिन बच्चे का ऐसे सर हिल रहा है हर सांस के साथ, मुश्किल हो रही है उसको, और वो चेहरे से लग रहा है कि सिक, फिर आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि उसकी ऑक्सीजन कम हो रही है। तो उस सूरत में आपको करीब तरीन हॉस्पिटल में ले जाके एटलीस्ट उसकी ऑक्सीजन चेक करनी चाहिए। उसके बाद फिर दूसरा स्टेप है कि ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन देनी है, बच्चा खा पी नहीं रहा, रिहाइड्रेशन करवानी है, उसको इंट्रावीनस फ्लूइड देने हैं और एंटीबायोटिक देने हैं, ब्लड टेस्ट करने हैं, एक्सरे टेस्ट करने हैं। एक्सरे से आमतौर पे पता चल जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये जो आप सिम्टम्स बता रहे हैं, ये एकदम से आते हैं? कितना इनका टाइम फ्रेम है? कितने दिन में जो है ये सवियर हो सकता है? ये नॉर्मली एक्यूट प्रोसेस होता है, नॉट लाइक टीबी। पल्मोनरी टीबी में सालों साल आपकी इन्फेक्शन चलती रहती है। तो इसमें विदिन 24-48 आवर ये जो सिम्टम, अगर आपने एक बैक्टीरिया इनहेल कर लिया तो ये जल्दी, और डिपेंड्स करता है कि आपकी इम्यूनिटी कितनी है। ठीक है ना, आपके जिस्म में बाकी आपकी स्टेटस क्या है। एक बच्चा जो मेल नरिश्ड है, जो बहुत कमज़ोर है, उसको या कोई और मेडिसिन मिल रही है, स्टेरॉयड ले रहे हैं, कैंसर है कोई किसी किस्म का, उसको बड़ी जल्दी ये फ्लोरिश करेगा।
कि उसके मुदाफ़त नहीं है। तो अपोजिट टू दैट कि अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है, हेल्थ ठीक है, तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है और आपकी अपनी बॉडी भी इसको फाइट कर सकती है। ठीक है। और मेरा ख्याल है कि ये नमूनिया की जो वैक्सीन है ना, पेरेंट्स कहीं ना कहीं नमूनिया के नाम से डरते हैं कि बच्चों को बचाना है और लगवा लेते हैं। मैंने ये बिहेवियर देखा है कि हिफाजती टीके तो हमारे लोग लगवा लेते हैं, लेकिन वैक्सीन होने के बाद भी नमूनिया का हो जाना, क्या वायरस जो है, बैक्टीरिया जो है, वो अपनी शक्ल चेंज करता है या फिर वो वैक्सीन इतनी इफेक्टिव नहीं है कि उसके बावजूद बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं? एक तो ये है कि निमोनिया जो है, ये बैक्टीरिया न्यूमोकोकस जी, इसके डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है। ये कोई 80 के करीब टाइप्स हैं। हाँ। जो न्यूमोकोकल वैक्सीन है, इसका प्रॉपर नाम है प्रेवनार 18 या 12 ऐसे। तो वो यानी उतनी किस्मों के खिलाफ है, बाकी नहीं। यानी वो जो 80 टाइप्स है तमाम को कैटर नहीं करती, वो जो मोस्ट कॉमन है उनको प्रिवेंट करती है। ठीक। दूसरी बात टू बी प्रिवेंटिव, टू बी इफेक्टिव वैक्सीनेशन, आपको एटलीस्ट 80-90% ऑफ द पॉपुलेशन को वैक्सीन लगनी चाहिए। ठीक। अभी कल मैंने बात की एक वैक्सीनेटर से कि मेरी फील्ड है, हाँ। तो मैंने उसको पर्टिकुलरली पूछा कि आप बताओ कि कितने % आपके हल्के में वैक्सीन लगवाते हैं लोग। इवन इट्स फ्री और आप एडवोकेट भी करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। सेंटर्स हैं जहाँ पे लग जाती है। मैक्सिमम 70% गुजरांवाले में। अच्छा। हाँ, तो अब 70% की जो हर्ड इम्यूनिटी होती है ना, पॉपुलेशन इम्यूनिटी, बिल्कुल ऐसा ही है, वो डेवलप नहीं हो सकती 70% पे। तो उसमें कुछ केसेस जो रह जाएंगे वो फिर सबको खराब करेंगे। अगर हर्ड इम्यूनिटी मेरा ख्याल डेवलप हो जाए तो फिर बहुत हद तक सोसाइटी बच जाती है। बहुत हद तक। और हर्ड इम्यूनिटी आमतौर पे 80% से ऊपर डेवलप होती है। 80% से ऊपर। तो पाकिस्तान की आप लाहौर की देख लें वैक्सीनेशन रेट, आई डोंट थिंक इट्स 80%। डॉक्टर साहब, एज स्पेसिफिक के इस एज के बच्चों को ये ज़्यादा मुतासिर करता है नमूनिया? ये 2 साल से बच्चों को और 5 साल तक जो है ज़्यादा असर करता है। 2 से 5 साल के 2 से 5 साल को ज़्यादा असर करता है। और उसमें अगेन आपने जो प्रिवेंशन की बात की वो पहले मुकम्मल कर लेते हैं कि घर वालों का भी इसमें अहम रोल है। सर्दी में जो है अपने बच्चों को सर्दी से बचाएं, क्योंकि सर्दी लगेगी, ज़ुकाम लगेगा, गले में खराश आएगी, उससे बैक्टीरिया पेनिट्रेट करेंगे ब्लड में। ठीक है ना, जितना हो सके उनको बचाएं। और जो लोकल पंजाब गवर्नमेंट लेवल पे बातें चलती हैं पिछले 2-3 महीने, हम देखते रहते हैं, वहाँ अवेयर तो रहते हैं। हमें अफसोस होता है कि स्मोक जो था, स्मोक था, बड़ी अफरियत है। ठीक है ना, वो एक लंग्स के लिए एक प्रॉब्लम है। और एक दफ़ा कुछ भी इन्फ्लेमेशन हो जाए, यानी हमारे लंग्स तो पहले ही बहुत सारे मुहाजों पे लड़ रहे हैं। जो स्मोक इतनी इनहेल कर रहे हैं वो बेचारे पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। एक तरह की इन्फ्लेमेशन या खराश होती है ना, तो वो एक पैसेज मिल जाता है, थोड़ी सी ब्रेक डाउन हो जाती है, जरासीम को मौका मिल जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल नमूनिया पे मैंने वापस आना है, लेकिन अब लंग्स की बात हो रही है क्योंकि नमूनिया इसी को ख़राब करता है तो प्रॉब्लम बढ़ जाता है। लंग्स की हेल्थ को कैसे हम बेहतर करें कि कोई भी हमें जो बैक्टीरिया है या वायरस है वो आने से पहले एक बार हमारे लंग्स इस काबिल हों कि हमें बचा जाए? वैक्सीनेशन द मोस्ट इफेक्टिव। ठीक। पब्लिक हेल्थ जो लोकल आप कर सकते हैं, आपके बच्चे की न्यूट्रिशन का ख्याल रखें और पर्टिकुलरली कुछ विटामिन जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। हाँ। उसमें विटामिन ए और विटामिन डी। ठीक है, तो ये आप सप्लीमेंट करते रहें। विटामिन डी के हर आदमी को, बच्चे को तकरीबन 400 यूनिट तो हर रोज़ लेने चाहिए। ठीक। तो वो मिल जाते हैं डिफरेंट फॉर्म में, सिरप में, कैप्सूल में, टैबलेट में। अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोग ज़्यादातर वो विटामिन डी के कुछ इंजेक्शंस होते हैं, दूध में, जूस में डाल के ले रहे होते हैं, या फिर वो कैप्सूल्स होते हैं। कितनी देर के बाद उसके कितने लेने चाहिए कि रिपीट होना चाहिए? जो उसकी डेली रिक्वायरमेंट है ना जी, वो तकरीबन 400 यूनिट है। तो ऐसा है, वो एक ऐसी मिकदार है जिससे आपको टॉक्सिसिटी नहीं हो सकती, यानी उसके मुज़िर असरात वो नहीं होते। अगर आप 5000 6000 लेंगे तो आपको हेडेक वगैरह शुरू हो, और उससे कम अगर लेंगे तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी। तो ये तकरीबन बच्चों के लिए 400, बड़ों के लिए 600, इस रेंज में लेते रहना चाहिए मोर फ्रिक्वेंटली। स्पेशली कि अपनी ग़िज़ाएँ उस तरह की बैलेंस नहीं है डाइट, तो वो बेहतर है कि सप्लीमेंट लेते रहें। अच्छा, किसी सूरत में भी लें, डजंट मैटर, सिरप या टैबलेट या कैप्सूल, कुछ भी है, डॉक्टर से रेकमेंड करवाएं और उसके बाद ले लें, अपनी ज़रूर रूटीन में हिस्सा बनाएं। डॉक्टर साहब, नमूनिया एक बहुत कॉन्सेप्ट ये है, हमारे घरों में ये सुनने को मिलता है कि बच्चे को बहुत सारे कपड़े पहनाए थे। आप तो हमें बैक्टीरिया और वायरस बता रहे हैं कि ये बैक्टीरिया और वायरस की वजह से होता है। अब हम लोगों के घरों में कॉन्सेप्ट क्या है, कॉमन कॉन्सेप्ट है कि बच्चे को बहुत सारे कपड़े पहनाए हुए हैं सर्दी में
उसको पसीना आ गया है, जैसे उसके कपड़े, उसने थोड़ी तलखी का एहसास दिलवाया है, उसके कपड़े निकाले हैं, तो वो जो ठंडा गर्म हो गया है ना पसीना, और वो ठंड लग गई है, इसलिए इसको निमोनिया हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, इसकी तो बेकायदा रिसर्च है ऑब्वियसली। हाँ। तो जो हमारे यहाँ अभी तक यही चल रहा है। हाँ, वायरस है, वायरस की कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, उसको सपोर्ट करना पड़ता है। वो जो 5 दिन है आप उसमें बच्चे को फ्लूइड दें, पिलाएं या ड्रिप लगाएं, या फिर ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो वो दें, पैनाडोल दें, फीवर वगैरह कंट्रोल करें। तो वायरस की तो यही ट्रीटमेंट। डॉक्टर साहब, कुछ फूड्स कोई ऐसे हैं जिनको अवॉइड करना है? अगर आपको निमोनिया हो गया तो आपने दूध नहीं पीना या केला नहीं खाना, वो हम जिसको एसोसिएट कर देते हैं रेशे के साथ, जी बलगम के साथ, वो इन चीज़ों में कितनी हकीकत है? तो ये पाकिस्तान में बहुत कॉमन मिथ है कि किसी भी, मैंने इधर प्रैक्टिस की थोड़ी देर जाने से पहले, ठीक, तो ये ज़रूर पूछते हैं कि मेडिसिन दूध के साथ खानी है कि पानी के साथ हालांकि उसका कोई ताल्लुक नहीं। ठीक। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं कि जिनकी एब्जॉर्प्शन दूध से कम होती है। ठीक। दूध मेडिसिन के साथ कोई फायदा को कम करता है, फायदा नहीं देता। ठीक। लेकिन इधर कॉन्सेप्ट ये है कि दूध के साथ लेंगे तो ज्यादा फायदा। इसका मतलब मेडिसिन आप पानी के साथ लें और उसके कितनी देर के बाद या पहले आप दूध पी लें? वो एब्जॉर्प्शन मैदे में मेडिसिन की 2-3 घंटे होती है। ठीक है, तो उसके बाद आप खा सकते हैं, कोई इसलिए एहतियात ही करें। मेरा पानी से ले लें, पानी से लें। और बाहर की दुनिया में दूध होता ही नहीं है अस्पताल में, सारे मरीजों को पानी से दवाई। हमारे यहाँ तो किसी को कुछ भी हो जाए तो सबसे पहले हमें लगता है कि बस जी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना ठंडे गर्म का या बलगम वाली जो हमारी ग़िज़ायात हैं, उसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मेरे ख्याल में वो है कि आपको अगर एलर्जी है, ठीक है ना, आपको मसलन किसी को लेमन से एलर्जी है तो वो अगर खट्टी चीज़ खाएगा, ऑरेंज से, और ये बहुत से विटामिन सी से डॉक्टर साहब हो जाती है लोगों को। सिट्रस से बहुत कॉमन है जो एलर्जी का ना। और दूध छोटे बच्चों में इंटॉलरेंस करता है, एलर्जी नहीं करता, लेकिन बलगम थोड़ी सी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक। तो वो थोड़े से फैक्टर होते हैं कि अगर आपको खांसी शुरू हुई है तो फिर वो एक सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन एज सच वो चीज़ें निमोनिया नहीं करती। निमोनिया जो है बाय डेफिनेशन इज़ इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन। ठीक है ना, वो लंग्स की है, और वो बैक्टीरिया से हो, वो वायरस से हो, वो फंगस से हो, ये कॉमन चीज़ है। डॉक्टर साहब, रेशो क्या है? निमोनिया जो है वो क्यूरेबल है या फिर ये ज़्यादा ख़तरनाक है? ये सवाल मैंने आपसे पहले भी किया था कि कितने दिनों में ये, अगर आपने बच्चे को घर पे ही, बच्चे खांस रहे हैं, मुश्किल से सांस ले रहे हैं, आपने बस खुद से ही जो आसपास से मोहल्ले से या फिर आपको एक जॉइंट फैमिली सिस्टम से आपको इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं, नसीहतें मिल रही हैं, आप सब पे अमल दरामद करते जा रहे हैं, कितने दिन में चीज़ें ख़राब हो जानी हैं? फिर आप डॉक्टर पे नहीं जा रहे, आप घर पे हैं। लकीली कुदरत का भी एक निज़ाम है ना। ठीक। तो लकीली बच्चों में ज़्यादातर जो है, जो लगता है इट लुक्स लाइक निमोनिया, वो है वो वायरस जो पहले मैंने जिक्र किया, RSV, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस। तो उसका एक टाइम है हफ्ते का। उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको वेंटिलेटर तक जाना पड़े। ऑक्सीजन तक जाते हैं कुछ बच्चे, 90% घर पे ठीक हो जाते हैं, थोड़ी खांसी आएगी, सांस तेज चलेगा, तो उस पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो फिर दम करवाया, वो धागा बांधा, वो ऐसे दरख्त के पत्ते सूखे, इस तरह के, वो ऑटोमेटिकली जो आपका बॉडी का सिस्टम है उससे जो बैक्टीरिया वाला है ना, उसके फिर थोड़ी सी अपनी बॉडी पे भी डिपेंड करता है कितनी इम्यूनिटी है। लेकिन अगर वो फुल ब्लोन इन्फेक्शन आपके ब्लड में भी है, आपके लंग्स में भी है, तो फिर वो मेनिंजाइटिस तक भी जा सकता है, जॉइंट्स में भी जा सकता है। गुर्दों पे तो बहुत कम असर करता है, लेकिन ये दो जो चीज़ें हैं ना, जॉइंट्स और मेनिंजाइटिस यानी दिमाग की इन्फेक्शन, वो फिर फेटल होता है। ठीक। तो मेनिंजाइटिस तो फिर आपको विदिन 48 आवर ट्रीट करनी चाहिए। जो लंग्स वाली है वो एंटीबायोटिक आप ओरल से यानी टैबलेट से भी ठीक हो सकते हैं या फिर इंजेक्शन से ठीक हो सकते हैं। तो लेकिन आपको, अगर बच्चा बहुत निडाल है, खेलने में इंटरेस्टेड नहीं है, उसका पैनाडोल से या ब्रूफन से फीवर कम नहीं हो रहा, खा पी नहीं रहा सही, तो इट मे बी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, आपको हॉस्पिटल में जाना चाहिए। उसका फिर कन्फर्मेटरी जो है ये टेस्ट है, वो एक्सरे है या ब्लड टेस्ट है। उसके बगैर बाज़ दफ़ा आपको मुश्किल हो जाता है सजेस्ट करना कि एंटीबायोटिक देनी है कि नहीं देनी। डॉक्टर साहब, हर बीमारी किसी एक ऑर्गन को जब मुतासिर करती है, अगर उसे वहीं पे ना पकड़ा जाए तो फिर वो बाकी ऑर्गन पे, जैसे आपने बताया कि अगर इसको नहीं पकड़ा जाएगा तो ये या तो आपके दिमाग में असर करेगी या फिर आपके जॉइंट्स पे हमला कर देगी। ऐसा ही सब बीमारियां ऐसे ही हैं?
कुछ हैं जो स्पेसिफिक होती हैं, लेकिन अक्सर जब वो इन्फेक्शन की हद तक हम बात करते हैं तो इन्फेक्शन अगर आपके मसलन ये नेल के पास है तो इधर तक ही आपने उसको लिमिट कर लिया एंटीबायोटिक दे, लेकिन अगर लिमिट नहीं किया तो व्हेन इट एंटर्स द ब्लड फिर वो कहीं भी जा सकते हैं, फिर दरवाजे खुले, फिर आपके वो दिमाग में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है कि दिमाग में अगर बैठ गया तो वो वहाँ फिर सीरियस होगा। डॉक्टर साहब, नमूनिया में कावों का इस्तेमाल, स्टीम, नेबुलाइजेशन, ये तमाम चीज़ें हम घरों में कर रहे होते हैं, ये फ़ायदा पहुंचा रही होती है, नुकसान दे रही होती है? ये इसका कोई ना फ़ायदा ना नुकसान है कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं होगा कि इसमें प्रोटीन डाइट से थोड़ी सी इम्यूनिटी आपकी बेहतर हो सकती है, लेकिन कावे से एज सच या उस तरह का कोई फ़ायदा नहीं। जो निमोनिया है, जैसे मैंने अर्ज़ किया पहले, या मोस्ट कॉमन वायरस है या बैक्टीरिया है। तो जो वायरस है उसके साथ वो जो बात की थी आपने सीटी की, आवाज़ की, वो ब्रोंकियोलाइटिस भी जस्ट लाइक एस्थमा, तो उसमें जो थोड़ा सा हम नेबुलाइज करते हैं वो थोड़ा असर होता है उसका, ठीक है। वो जो उसकी कॉज है उसको रिमूव नहीं करता, लेकिन आपकी सांस को आसान करता है, रिलीफ देता है, लेकिन आपकी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उस पर उसका कोई असर। डॉक्टर साहब, एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन जी हम लोग घरों में कॉमन इस्तेमाल करते हैं, उसका टाइम फ्रेम जितना है स्पेसिफिक, उसको पूरा करना कितना ज़रूरी है? क्योंकि एक दिन हम एक इस्तेमाल कर रहे होते हैं और फौरी हमें चाहिए होता है कि अब हम फौरी ठीक हो जाए, नहीं हुआ तो दूसरे दिन जो है वो किसी और ग्रुप की इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। एंटीबायोटिक जो आप किसी भी इन्फेक्शन, जो कंसल्टेंट हैं, एक्सपर्ट हैं, या आप मीडिया में देखें जर्नल्स में, वो ये है कि जो भी आपने एंटीबायोटिक लेनी है उसका एक कोर्स है। कुछ एंटीबायोटिक 3 डेज़ के लिए होती हैं, कुछ 5 डेज़ के लिए होती हैं, कुछ 7 डेज़ के लिए हैं, कुछ आगे बढ़ती जाती हैं, टीबी की 6 महीने के लिए। तो अगर आप उसको ब्रेक कर देते हैं, ना सिर्फ आप अपने आप को डिसएडवांटेज कर रहे हैं, आप कम्युनिटी को भी एट रिस्क करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त है, वापस आते हैं, मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। नाज़रीन, मौसम बदल रहे हैं और जैसे ही मौसम बदलते हैं तो फिर हमारा पूरे का पूरा लाइफस्टाइल चेंज होकर रह जाता है। आपके पहनने ओढ़ने के अंदाज बदल जाते हैं, आपकी रूटीन पूरी की पूरी तब्दील हो जाती है, आपके बॉडी में बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, आपके ईटिंग हैबिट्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं और पूरा एक कुदरत का निज़ाम है कि जैसे ही मौसम बदलता है तो आप देखें जी, सूरज के निकलने का, गरूब होने का वक्त भी बदल जाता है। तो इसीलिए हमारे मिजाज पर, हमारी सेहत पर, हमारी ज़िंदगी पर भी इन बदलते मौसमों का बहुत गहरा असर होता है। तो मौसम के हिसाब से हमने अपनी ईटिंग हैबिट्स भी चेंज करनी है, क्योंकि जो सीजनल चीज़ें हैं वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही अल्लाह ताला ने डिज़ाइन की हैं। जिस मौसम में जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है उस मौसम में वो चीज़ आपको मिल रही होती है, ताकि जो आपकी बॉडी की नीड है वो पूरी हो सके। तो ये जो बदलता मौसम है, इसमें जब हम अपने कपड़े बदल लेते हैं, स्वेटर्स को पैक कर लेते हैं, थोड़ा जो है वो मिड सीज़न के कपड़ों पे आ जाते हैं, थोड़ा लीलन की तरफ चले जाते हैं, रेशमी कपड़ों की तरफ चले जाते हैं, इसी तरह से हमने अपने खाने पीने का अंदाज़ भी बदलना है। कौन सी सब्जियां हैं जो मौसम जब बदल रहा होता है तो अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए आपने अपने फूड आइटम्स में शामिल करनी है, किसको निकाल देना है, कितना खाना है, कैसे खाना है। इन तमाम मामलात पे बात करने के लिए जो हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में गेस्ट मौजूद हैं, तबस्सुम खालिद, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। तबस्सुम, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि जैसा कि मैं अभी इंट्रो में भी बता रही थी कि जैसे मौसम बदल रहा होता है, ईटिंग हैबिट्स चेंज होना जो है वो किस हद तक हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं, या फिर हम उसी पैटर्न पे चलते आ रहे होते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्लाह का। जैसा कि अभी आपने इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छा करवाया है कि देखें सीजनल चेंजेस जो है ना, लाइक इट इज़ अ नेचुरल थिंग, ठीक है। सीजन्स चेंज होते हैं, उसी के साथ साथ हमारी काफ़ी हैबिट्स चेंज होती हैं, उसी के साथ हमारी डाइट चेंज होती है, ठीक है। एंड जैसे जैसे डाइट चेंज होती है हमारे हेल्थ के ऊपर काफ़ी इसके जो है ना वो असरात आते हैं, ठीक है। अब काफ़ी लोग जो है वो सोचते हैं कि डाइट से हेल्थ का क्या कनेक्शन है, डाइट के चेंजेस से हेल्थ के अंदर क्या चेंजेस आ सकती हैं। तो वहाँ पर मैं सिर्फ ये कहती चलूँगी कि देखिए, डाइट का ना हेल्थ के साथ एक डायरेक्ट लिंक है।
जैसे जैसे हमारी डाइट चेंजेस होती हैं वैसे वैसे हमारे हेल्थ के जो है ना वो इम्पैक्ट्स डिफरेंट आते हैं। डाइट अच्छी होगी डेफिनेटली हेल्थ आपकी अच्छी होगी। सो दैट इज़ द थिंग कि इवन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज अब जितनी भी इवॉल्व कर रही हैं, जितनी भी रिसर्चेज हो रही हैं ना, वो इसी चीज़ पे हो रही हैं कि कैसे हमारी डाइट की चेंजेस, कैसे हम डाइट के थ्रू डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ना मेनली 2 कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल डिजीज़ की अगर मैं बात करूँ, डिजीज़ को ओवरकम करने के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो चीज़ हमें ये देखनी होती है कि व्हाट आर द सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ दैट डिजीज़, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि व्हाट आर द न्यूट्रिशनल इफेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ से इस चीज़ की इंपॉर्टेंस हमें साबित हो जाती है कि कैसे न्यूट्रिशनल जो है ना वो चीज़ें हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, इवन हमारी डिजीज़ की प्रिवेंशन के लिए। और अगर एक चीज़ प्रिवेंट हो जाएगी तो डेफिनेटली जब वो होगी नहीं तो हमारे लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ है। अच्छा, तो बसुम आपने बड़ा अच्छा पॉइंट, एक तो पॉइंट मैंने अपने इंट्रो में बताया था कि हमारी जिस तरह से हमारी पूरी ज़िंदगी बदल रही होती है, हमारी बॉडी की ज़रूरियात भी बदल रही होती है। और दूसरा ये कि हमें बीमारियां, जो गर्मियों में हमें बीमारियों का सामना है, वायरसेस का, बैक्टीरियाज का सामना है, कौन सी ग़िज़ाएं हम लेंगे तो हम उनसे भी बच सकते हैं। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि आप अपनी बॉडी को तैयार कर रहे होते हैं आने वाले मौसम के लिए। एग्जैक्टली देखिए हमारे पास वी आर, सबसे पहले तो सिद्रा वी आर सो लकी कि हमारे पास अब जिस हम दौर में रह रहे हैं, थ्रू आउट द ईयर हमारे पास ईच एंड एवरी फूड आइटम अवेलेबल है। आप देखें लाइक बिफोर 2 और 3 डेकेड्स हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। हमारे पास काफ़ी कुछ ऐसे रीजन्स थे जहाँ पे इवन खाने को कुछ भी अवेलेबल नहीं था। और इसी वजह से हमारे पास अंडर न्यूट्रिशन की यहाँ पे प्रेवेलेंस थी। आप देखें जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, जैसे जैसे एडवांसमेंट आ रही है टेक्नोलॉजी में, तो हर चीज़ के अंदर ट्रांजिशंस आ रही हैं। न्यूट्रिशन ट्रांजिशन भी उनमें से एक चीज़ है कि सबसे पहले हम लोग जो है वो बिफोर लाइक 10 से 20 साल पहले तक हम लोग डायरेक्टली अपनी फील्ड से, अपने खेतों से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को डायरेक्टली कंज्यूम करते थे, डायरेक्टली ऑर्गेनिक सिस्टम चल रहा था हमारा। अब उसको रिप्लेस कर चुके हैं हमारी ये प्रोसेस्ड चीज़ें। ठीक है, अब हमारे पास ये जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन चीज़ें हैं, वहाँ से हमारे पास जो है वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कुछ भी चीज़ें ना वो हमें वहाँ से इजीली। अभी भी हम लोग, मेरा ख्याल है कि खुशकिस्मत लोगों में हमारा शुमार होता है कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे खित्ते हैं, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर पैक्ड चीज़ें, फ्रोजन आइटम्स उसी शक्ल में पहुंच रही हैं क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होती। बिल्कुल ऐसा हमारे यहाँ प्रोडक्शन होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह एज अ पाकिस्तानी हमें ये प्राउडली हम कहते भी हैं कि हमारे पास चारों मौसम अवेलेबल हैं, चारों मौसम के। लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ कि लोगों के पास ना अवेयरनेस इस चीज़ की कम है, इसीलिए हम लोग उससे पूरी तरह से फ़ायदा नहीं उठा पाते। हम लोग जो है, हमें जैसे आपने बड़ा इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है सीजनल फ्रूट्स, ठीक है, कि हमें मौसमों के अकॉर्डिंग अपनी डाइट को रखना चाहिए। अब ये नहीं है कि कुछ चीज़ें गर्मियों की हैं तो हम उसको सर्दियों में कंज्यूम करें, सर्दियों की है तो गर्मियों में कंज्यूम करें, क्योंकि ये तो चीज़ कंफर्म है ना कि हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है, चाहे वो पैकेज्ड फॉर्म में हो, चाहे वो फ्रोजन फॉर्म में हो, चाहे वो नेचुरल फॉर्म में हो। क्योंकि आपको पता है आजकल जो ये जो कंप्रेसिंग टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, उससे हमारे पास हर चीज़ जो है वो अब अवेलेबल है, आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो। ठीक है, अब चीज़ ये है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं होती कि हमें किस फ्रूट आइटम को, किस फूड आइटम को किस दौर में खाना है, किस वक्त में खाना है। ठीक है, एग्जैक्टली। सो यहाँ पे जो हमारी चीज़ें हैं जिसको हम प्रिजर्व कर लेते हैं, या फिर हम जिसको सीजनल आइटम्स नहीं कहते, जब हम उसको फ्रीज कर लेते हैं या फिर किसी भी फॉर्म में उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, उसकी ग़िज़ाई अहमियत कितनी कम हो जाती है। देखें, एक चीज़ जब हमें नेचुरली फर्स्ट ऑफ ऑल मिल रही है, प्रोड्यूस हो रही है लाइक डायरेक्टली फ्रॉम द फार्म्स, उसकी न्यूट्रिशनल लाइक बेनिफिट्स उस टाइम पे मैक्सिमम होते हैं, उसके हेल्थ बेनिफिट मैक्सिमम होते हैं। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेश होती है, फुली राइपेंड होती है, और हमें किसी भी प्रोसेसेस के थ्रू नहीं गुजरी होती। जो फ्रूट आइटम, जो फूड आइटम किसी भी प्रोसेस के थ्रू गुजरेगा, उसके न्यूट्रिशनल जो है वो असरात रिड्यूस होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे। और मैं अक्सर कहती हूँ कि जब तक वो हमारे घरों तक पहुँचते हैं, जब तक हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं, उसके हेल्थ बेनिफिट्स 50% रिड्यूस हो चुके हैं। तो इसलिए आप डिस्करेज करती हैं कि आप प्रिजर्व चीज़ें, प्रोसेस्ड आइटम्स ना लें, बल्कि जो हमारे सीजनल चीज़ें हैं वो लें, उनको यूज़ करें। एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ पे सिद्रा एक और मैं बात करती चलूँ। देखिए, हमारे पास ना अब ये अवेलेबिलिटी नहीं है, हर पर्सन के पास ये कहते हैं ना कि वो अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो डायरेक्टली फार्म से हर चीज़ ले। राइट, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमने खुद गार्डनिंग की है, खुद हम अपनी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को जो है वो उगा रहे हैं और वहाँ से कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड, दैट इज़ द परफेक्ट थिंग। लेकिन अब फॉर एग्जांपल अक्सर जैसे हम लाहौर की बात करें, हमारे पास ऐसा एक तो रूटीन नहीं है कि हम लोग गार्डनिंग की तरफ जाएं, दूसरा ये कि हमें टाइम, हमारा जो प्रॉपर एक साइकिल बन चुका है, लोग नहीं इसको करते, हम लोग कन्वीनियंस की तरफ जा चुके हैं। हमारे पास ये भी तो ईज़ है ना कि हमारे पास बड़ी बड़ी सब्जी मंडियां हैं, हमारे पास बड़ी बड़ी फ्रूट मंडियां हैं, जहाँ पर
वो बिल्कुल नेचुरल जो प्रोडक्ट्स हैं वो पहुंच रही हैं, वो खेत से हमें यहाँ तक पहुंच रही है, हमारे गली मोहल्लों में दुकानें हैं फ्रूट्स की, वेजिटेबल की, जहाँ से हमें फ्रेश चीज़ें मिल जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उसके अंदर मैं सिर्फ इतना एक प्रिकॉशनरी मेजर कहती चलूँगी कि देखें डेफिनेटली हम उसको कहेंगे ये नेचुरल चीज़ है, लेकिन वो हमें दिखने में नेचुरल लग रही होती है, लेकिन वो जिन जिन प्रोसेस से गुजर के आ रही होती है, आपने अभी बोला कि वो फार्मिंग से लाइक हमें खेतों से हमारी शॉप्स तक पहुंचती हैं और हम नहीं जानते कि वो किन किन प्रोसेस से गुजरती हैं। इसलिए फॉर एग्जांपल हम लोगों को खुद जाना चाहिए इन मार्केट्स में, ताकि एक तो इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि हमें खुद पता चलेगा कि सीजन के अकॉर्डिंग कौन सा फ्रूट अवेलेबल है, कौन सा फ्रूट अबंडेंस में है, ठीक है, कौन सी फूड आइटम हमें कंज्यूम करनी चाहिए। और आपको पता है इससे जो है वो कॉस्ट का भी एक बड़ा डायरेक्ट कनेक्शन है कि हमें लो कॉस्ट में एक हाई क्वालिटी फूड अवेलेबल होता है इन द सीजनल फ्रूट्स। तो दैट इज़ द थिंग कि फॉर एग्जांपल जब हम लोग इन फ्रूट्स को घर पे लेके आते हैं, इसको प्रॉपरली वॉश करना इज़ अ नेसेसरी थिंग, ठीक है। हम लोग इसको बिल्कुल भी ये ना समझें नहीं ये तो हमें नेचुरल चीज़ मिली है, हम बाज़ार से भी लेके आए हैं, ये नेचुरल है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि उसको हमें नहीं पता वो किन प्रोसेस से गुजरी है, कौन से उस पर केमिकल्स यूज़ हुए हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ हुए नहीं हुए, तो प्रॉपर उसकी क्लीनिंग, प्रॉपर उसकी वॉशिंग इज़ अ नेसेसरी थिंग। अच्छा जी, हमें अभी मौसम बदल रही है तो हमारी बॉडी को कौन से विटामिन्स की, कौन से मिनरल्स की, कौन सी चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? अच्छा, बॉडी की देखें एज अ न्यूट्रिशनिस्ट हमें पता है हमारी बॉडी को जो मेन चीज़ें रिक्वायर होती हैं उसके 5 कंपोनेंट्स, ठीक है, डेयरी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कार्ब्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। ये चीज़ें हमारी बॉडी की एक बेसिक एलिमेंट है जो हमें चाहिए ही चाहिए, चाहे वो कोई भी मौसम है। अब चीज़ ये है कि हमें कितनी मिकदार में चाहिए, कौन सी चीज़ हमें कितनी चाहिए। अब हर चीज़ हमें अकॉर्डिंग टू द लाइक अवेलेबिलिटी मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ विटामिन्स की, मिनरल्स की, एंटीऑक्सीडेंट्स की, ये चीज़ें हमारी फ्रूट्स के अंदर बेशुमार हैं, भरपूर हैं। फ्रूट्स आर द रिच सोर्स ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। और फ्रूट्स के अंदर अगर अभी फॉर एग्जांपल हम अभी सर्दियों की बात कर लेते हैं, तो सर्दियों में ऑरेंजेस जो है वो बहुत ज़्यादा अभी तक चल रहे हैं, एग्जैक्टली अभी तक चल रहे हैं। और हमें बड़ा शौक होता है कि यार जल्दी जल्दी सर्दियाँ आए, हम लोग ऑरेंज खाएं। एंड ऑरेंज के मैं बता रही हूँ अल्टीमेट फ़ायदे, इतने फ़ायदे हैं कि यार हर चीज़, हमारी स्किन, हमारी जो है वो इम्यूनिटी, हमारी गट हेल्थ, हमारे फाइबर कंटेंट, हर चीज़ जो है ना ऑरेंज से रिलेटेड है। ऑरेंज विटामिन सी का बहुत ज़्यादा रिच सोर्स है। और जिन पर्सन्स को विटामिन सी का फॉर एग्जांपल नहीं पता, विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हमारी स्किन के लिए। जिन खवातीन को हम खूबसूरत लाइक एंटी एजिंग उस चीज़ में जाना चाह रही हैं, उसको भी वो विटामिन सी की अक्सर हम लोग टेबलेट्स खाते हैं, सप्लीमेंट्स की तरफ जाते हैं, तो आप उन चीज़ों को स्किप करके नेचुरल सोर्सेज की तरफ आएँ। अच्छा, जो हम फ्रेश आइटम्स की बात कर रहे हैं, सीजनल फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि मसरूफ़ है अपनी ज़िंदगियों में, खामखा के मसरूफ़ किया हुआ है। हालांकि 10, 15, 20 मिनट ठेले से रुक के, किसी सब्ज़ी की दुकान से रुक कर कोई चीज़ ख़रीदना बहुत बड़ा टास्क नहीं है। बिल्कुल। हफ्ते की 15 दिन की चीज़ें इकट्ठी ख़रीदी जाती हैं, फिर उसके बाद उसको बना के जो हमारी घर पर हेल्पर्स होती हैं उनको फ्रीज़ कर लिया जाता है। ये क्या प्रैक्टिस है? देखिए, हम लोग ना बहुत ज़्यादा मूव कर गए हैं टुवर्ड्स द कन्वीनियंस फूड। हमें हर चीज़ के अंदर ईज़ चाहिए, हम कहते हैं बस बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाए, दैट्स इट। हमें कोई कंसर्न नहीं है वो चीज़ कैसे आ रही है, कैसे बन रही है, कौन उसको बना रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा ना, हम घर में मेड्स को दे देते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे हमने हाउस हेल्प को रखा होता है, हम कहते हैं यार यही बनाएगी, यही हमें देगी, हमने अंधा भरोसा किया होता है ये बस परफेक्ट काम कर लेगी। लेकिन ऐसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमने खुद को जान के मसरूफ़ किया हुआ है। हम लोग एक्चुअल में इतने ज़्यादा बिजी नहीं है जितना हम प्रिटेंड करते हैं, जितना हम शो करते हैं। और आपको पता है एक चीज़ को हद से ज़्यादा शो किया जाए ना, हमारी बॉडी खुद ही उस चीज़ को अडेप्ट भी करना शुरू हो जाती है। हम अल्टीमेट वाकई समझना शुरू कर देते हैं, यार मैं तो बहुत बिजी हूँ, मैं तो मार्केट जा ही नहीं सकता, मेरे लिए मार्केट नहीं बनी। मार्केट खुद ही वो चीज़ें वगैरह घर आ जाएगी, ग्रोसरी हमारे पास घर आ जाएगी, उसके बाद मैं देख लूँगा। और उनके पास टू बी वेरी ऑनेस्ट देखने का भी फिर टाइम नहीं होता, ठीक है। तो मैं उस सब लोगों को यही रेकमेंड करूँगी कि अगर आप लोग खुद जाएंगे, 10 से 15 मिनट निकाल लेंगे, मार्केट में जाएंगे, आपको एक तो ये लो कॉस्ट खुद पता चलेगी चीज़ों की, ठीक है। क्योंकि सीजन्स फ्रूट की सबसे एक खासियत ये है कि वो अबंडेंस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है उसकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। तो ये जो महंगाई आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है, महंगाई महंगाई महंगाई, आप लोग इस चीज़ को जो है वो ओवरकम करना स्टार्ट करोगे तभी आप लोगों को भी फ़र्क मिलेगा, ठीक है। आप लोग जाओगे, इस ट्रेंड को थोड़ा सा चेंज करोगे, आप इसको लो क्वालिटी की तरफ जाने से बेहतर है आप लोग अच्छी क्वालिटी ले लो लेकिन कम ले लो। अच्छा, आपने जूसी सीजन की बात की है कि अभी ये जूसी सीजन चल रहा है और आने वाला मौसम जो है वो शेक सीजन शुरू हो जाएगा। एक तो हमारे फ्रूट्स में मीठा मौजूद है, दूसरा जो आर्टिफिशियल शुगर इस्तेमाल करते हैं
वो कितनी डेंजरस है बॉडी के लिए? आर्टिफिशियल शुगर मैं हर पर्सन को कहती हूँ, मेरे पास जो आता है ना, मैं कहती हूँ दिस इज़ लाइक योर मेजर जड़ ऑफ एवरी डिजीज़। आर्टिफिशियल शुगर को आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। मैं ये नहीं कहूँगी 1 टेबलस्पून यूज़ करें, 2 टेबलस्पून यूज़ करें, नो, इतना जुल्म ना करें। आप इसको तो अपनी आप इसको अपनी रूटीन से निकाल दें। आपको पता है इवन अगर मैं बच्चों की बात करूँ ना, तो माएँ बच्चों को भी दूध के अंदर चीनी डाल के देती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप इसको यानी आदत ही ना बनाएं बच्चों को। इसको आदत ना बनाएं। जिनकी आदत बन चुकी है आहिस्ता आहिस्ता इसको ख़त्म करें। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अब स्टीविया मौजूद है, हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि शुगर को रिप्लेस करती हैं। मेन हमारी चीज़ ये है ना, हमने मीठे की क्रेविंग को कंप्लीट करना है, तो उसके लिए ज़रूरी तो नहीं है शुगर यूज़ करें। जो चीज़ आपकी मैं बता रही हूँ बीमारियों की जड़ है शुगर इंटेक। और जो अगर फ्रूट्स जूसेस के अंदर भी शुगर डाल देते हैं ना, बस फिर उनका तो शुगर का ऑल्टरनेट, एक तो हम चीनी की बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही प्रोसेसिंग के बाद वाइट फॉर्म में आती है और वो क्रिस्टल पीसेस हमें नजर आ रहे होते हैं। एक है गुड़, शक्कर, उसको भी निकाल दें, आउट कर दें, या वो नहीं? मैं बताती हूँ। देखें, जो चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, जितने प्रोसेसेस से गुजरेगी उतनी ज़्यादा हार्मफुल खराब हो जाएगी। अब जितने प्रोसेसेस ऊपर चलते जाएंगे, जैसे आपने बोला कि वाइट शुगर तक पहुंचने के लिए उसको बहुत से प्रोसेसेस तक गुजरना पड़ता है। अब बात मैं करूँ अगर गुड़ की या शक्कर की, उनको उतने ज़्यादा प्रोसेसेस से नहीं गुजरना पड़ता, वो एक नेचुरल फॉर्म है, ठीक है। तो वो किसी हद तक हम यूज़ कर सकते हैं कि चलो ठीक है यार, अगर हमने चीनी नहीं यूज़ करनी, हम गुड़ या शक्कर की तरफ यूज़ कर दे, ब्राउन शुगर की तरफ शिफ्ट कर जाएं कि चलो ये हमें अल्टीमेट फ़ायदे पहुँचाएंगे। और शेक्स के अंदर, जूसेस के अंदर और स्मूदीज़ वगैरह के अंदर बिल्कुल भी इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करें। एक तो आप इसको जो है वो खुद के लिए वर्सन करेंगे, दूसरा ये कि जो फ्रूट्स के आपको बेनिफिट्स मिलने थे, उसके जो फ़ायदे आपको हासिल होने थे, आपको वो भी नहीं मिलने वाले। ये मेरे पीसीआर से क्वेश्चन आ रहे हैं, कीटो डाइट का पूछ रहे हैं। ये पीछे जो लोग बैठे हुए ना सुन रहे हैं, इनके जहन में जो जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं मुझे बता रहे होते हैं कि ये भी ज़रा पूछ दें, इनको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। कीटो डाइट, अच्छा सिद्रा मैं बताती हूँ, कीटो डाइट हो, फैट डाइट हो, कोई भी डाइट है, आप इन सारी डाइट्स को अकॉर्डिंग टू द पर्सन लेके चलते हैं। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, उनकी आपको पता है हर पेशेंट की डिफरेंट बॉडी कैटेगरीज होती हैं, उनकी डिफरेंट वेरिएशंस आती हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितनी वेरिएशंस हमारी बॉडी के अंदर है ना, और किसी चीज़ के अंदर नहीं आ सकती। हमें डाइट को हमेशा, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को डाइट प्लान या कोई चीज़ रेकमेंड करती हूँ ना, ऑल ओवर द बॉडी उसकी हर चीज़ को देख के, समझ के, उसके न्यूट्रिशनल चेंजेस को, उसकी डिजीज़ को, कि उसको कोई डिजीज़ तो नहीं है, उसका कितना बॉडी मैक्स इंडेक्स है, हर चीज़ को डेफिनेटली हमने कैटेगराइज किया होता है, उसके अकॉर्डिंग मैं रेकमेंड करती हूँ। लेकिन कीटो डाइट पे स्पेसिफिक शिफ्ट हो जाना इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ एनीथिंग। आपको अगर 10 से 15 दिन के अंदर वेट लॉस करना है, मोस्टली ब्राइड्स ये करती हैं, कीटो डाइट की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं। इट इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म यूज़। मैं इसको कभी भी रेकमेंड नहीं करती कि आप लोग कीटो डाइट करें, फैट डाइट करें, बिल्कुल नहीं। आप लोग अगर नेचुरल चीज़ों की तरफ आएंगे ना, आपको उससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होंगे, और अल्टीमेट आपका जो है वो उसको जब छोड़ देंगे तब भी वेट गेन नहीं होगा, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है कि हम लोग डॉक्टर डाइट छोड़ देते हैं, उसके बाद हमारा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है। तो अगर आप इस चीज़ से बचना चाह रहे हैं तो आप शुरू से ही अपनी बॉडी को अडेप्ट करें टुवर्ड्स द नेचुरल चीज़ें। हम लोग सीजनल चीज़ों की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ जो सर्दियों में हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे, उनको हमने सिर्फ सर्दियों के साथ एसोसिएट करना है, या फिर कुछ चीज़ें हैं जिन्हें थ्रू आउट हमारी बॉडी को ज़रूरत है? मैं बात कर रही हूँ जी ड्राई फ्रूट्स के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो सर्दी के मौसम में हमारे घर में कुछ देसी ग़िज़ाएँ बनती हैं, कुछ पंजीरियाँ माएँ बनाती हैं, कुछ इन चीज़ों को हमने वो सर्दी के 2-3 महीनों के साथ एसोसिएट करके रखा हुआ है कि सिर्फ इस मौसम में हमें इनकी ज़रूरत है। वाकई सिर्फ उस मौसम में ज़रूरत है, या उन चीज़ों को साथ लेके चलना है? यहाँ पे ना देखें, ये बहुत आपने इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की है। लोगों में रुझान है ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ ठंडी है, इस चीज़ को हमने सर्दियों में यूज़ करना है, इसको गर्मियों में यूज़ तो मानते ही नहीं है ठंडा इस चीज़ को हम बिल्कुल नहीं, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट भी, एज अ साइंटिफिकली भी। और हम लोग जितनी अवेयरनेस प्रोवाइड करें ना, मुझे लगता है काफ़ी लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा भी हो गया होगा कि कोई चीज़ भी ठंडी गर्म नहीं होती। ठीक है। ये जो हमने स्पेसिफिक फूड आइटम्स को रिलेट किया होता है टुवर्ड्स द सीजन्स के, हमने ये स्पेसिफिक सिर्फ सर्दियों में ही पंजीरी बनानी है, सर्दियों में ही हमने वो पिनियाँ वगैरह बनानी है, तो दैट इज़ नॉट द थिंग। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने वाटर स्टेटस को, अपने हाइड्रेशन स्टेटस को अगर मेंटेन रखेंगे, आप लोग कोई भी चीज़ किसी भी मौसम में ले सकते हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया तबस्सुम खालिद हमारे साथ मौजूद रही हैं, बता रही थी जी मौसम बदल रहे हैं तो किस तरह से आपने अपने खुराक का ख्याल रखना है। यहाँ पे वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, वापस आ रहे हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे जी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हड्डियों का भी कोई ना कोई मसला सामने आना मामूल की बात बन जाती है, लेकिन अगर जवानी में ही हड्डियों का शदीद दर्द सामने आने लगे, बीमारियां होने लगे, तो ये ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है और परेशानी का बायस भी बन सकती है। जोड़ों या हड्डियों में दर्द की एक वजह ये भी हो सकती है कि ये सब हमें विरासत में मिला हो, लेकिन अगर ख़वातीन में हड्डियों का मुस्तकिल दर्द हो या जिस्म के किसी भी हिस्से में उन्हें कोई सोजिश रहती हो, किसी तरह का कोई भी इशू हो, उन्हें क्या करना चाहिए? आजकल हमारे लाइफस्टाइल किस तरह के हैं, हम लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा हम लोग रिलैक्स मोड में चले गए हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते। इन तमाम चीज़ों का हमारी हड्डियों के साथ कोई कनेक्शन है या नहीं है, और हड्डियों को किस तरह से हमने मजबूत बनाना है, क्योंकि ये जो हमारा पूरा जिस्म का ढांचा है ना, ये हड्डियों पर ही कायम है और उसके बाद ही बाकी चीज़ें आती हैं। और ख़ास तौर पर अगर आपको कोई भी हड्डियों की बीमारियां हो रही हैं, सबसे कॉमन डिजीज़ कौन सी हैं, सिम्टम्स क्या आ सकते हैं, किस वक्त आपने डॉक्टर पे जाना है। एक बहुत अहम बात, अताई डॉक्टर। हड्डी का टूट जाना, फ्रैक्चर हो जाना, हम लोग पहलवान के पास क्यों जाते हैं, हम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? एक और सवाल, अगर आपने डॉक्टर कहता है जो आपको आप प्लास्टर लगवा लें, तो हमें जो कॉमन परसेप्शन है लोगों का वो ये समझ रहे होते हैं जी इससे तो हमारी नर्व्स दब जाएंगी, पता नहीं क्या हो जाएगा, हम कोई खुदा ना खास्ता पैरालाइज हो जाएंगे, हमारा बाजू, टांग या पाँव जो भी फ्रैक्चर हो गया है वो दोबारा से ठीक नहीं हो पाएगा। और दूसरा, जो वफाकी हुकूमत की जानिब से बहुत सारी मेडिसिन्स के नाम लिखने पे या फिर उसे डी कंट्रोल कर दिया गया है कि जो एक अहम खबर सुबह भी हम डिस्कस कर रही थी, उस हवाले से भी हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब है, ऑर्थोपेडिक एक्सपर्ट भी हैं, सर्जन हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर भी हैं। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इतनी सारे मेरे पास सवाल हैं, अब मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ से वो वफाकी हुकूमत वाले मामले से शुरू कर लेते हैं कि वो क्या चक्कर है कि डॉक्टर्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगी है, डी कंट्रोल कर दिया है कुछ मेडिसिन को। I think thank you very much Sidra. It is pleasure to see you after such a long time. बहुत शुक्रिया सर आपका। एक मैं आपसे शेयर करूं कि एक तो जो आपने इंट्रो में फरमाया कि हड्डियों की, इसके साथ हड्डियों के साथ साथ पट्टे, लिगामेंट्स, और सेकेंडली कि इट इज़ नॉट द एज, जब बचपन, बल्कि मैं समझता हूँ और आपको भले याद भी हो कि जब माँ प्रेग्नेंट होती है बच्ची, तो उस वक्त से जो है एक आने वाले बच्चे की खातिर जो ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। इसमें मसल्स की, इसके साथ हड्डियों की, ओवरऑल दिमाग की, बाकी जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनकी नश्व नुमा जो है उसके साथ मौजूद हो जाती है। सो इट इज़ नॉट ओनली दी, यू आर वेरी मच राइट कि एजिंग प्रोसेस जो आपने ख़वातीन के बारे में कहा, वो बात आपकी दुरुस्त है कि ख़ास वक्त के ऊपर आके जिसको हम ऑस्टियोप्रोसिस, हड्डियों का भुरभुरापन, ये वाली चीज़ें आ जाती हैं। और आपने देखा कि हमारे जो बुज़ुर्ग नानियाँ, दादियाँ या बड़ी अम्मियाँ जो होती हैं, उनके अंदर आके कि उनकी शर्ट्स जो वो लंबी हो जाती हैं, मतलब दैट हैज़ बीन सीन, कद जो है वो छोटा हो जाता है अगर हम ऐसे को बहुत गौर से देखें। द रीज़न बीइंग कि हड्डियाँ जो पर्टिकुलरली पीछे हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर माइक्रो फ्रैक्चर्स होने शुरू हो जाते हैं। जो कुदरत का निज़ाम है कि ख़ास वक्त के ऊपर आपके जब अय्याम बंद होते हैं तो देर आर सो मैनी चेंजेस, उन तब्दीली के साथ जो हड्डियों के अंदर कमज़ोरी, जिसको हम फिर पोस्ट मीनोपॉज ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों का भुरभुरापन कह के और उसके साथ वो सारी डील विद करते हैं। तो व्हाट वी एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन और सोशल एक्टिविस्ट हम यही बात करते हैं कि उसको प्रिवेंट करना चाहिए। प्रिवेंट करने की खातिर आपने जो फेडरल मिनिस्ट्री का कहा कि फेडरल मिनिस्ट्री ने माशाल्लाह वैसी बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, हुकूमत को कहते हैं कि कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि लोग आरे लगे रहें। सो गवर्नमेंट दे मेक सो, डॉक्टर्स को भी आरे लगा दिया, दे मेक सो, मतलब हमें तो ठीक है हम तो लगे या ना लगे, लेकिन एक ऐसी दकियानूसी और नामाकूल किस्म की चीज़ के मतलब जो करने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो एक नोटिस अब जारी कर दिया उन्होंने कैबिनेट के अंदर से अप्रूवल के बाद कि जो MBBS डॉक्टर्स या प्रैक्टिशनर्स जो फिजिशियंस हैं, दे आर नॉट इंटाइटल्ड टू राइट विटामिन्स, मिनरल्स और जितने ये हमारी फूड सप्लीमेंट्स हैं उनको नहीं लिख सकते। फिर आखिर में एक छोटी सी लाइन भी लिख दी कि वेयर इट इज़ इंडिकेटेड तो वो लिख लें।
तो भाई तुम्हें पंगा क्या पड़ा इस सारी चीज़ को करने की खातिर। मीन भाई ये कहना चाहते हो कि क्या डॉक्टर वो लिखता है जिसकी ज़रूरत नहीं है? ये वैसे ही डॉक्टरों के अल्लाह के फजल से ऊपर बहुत सारे कॉन्सेप्ट और सारी परसेप्शंस तो हैं कि डॉक्टर की कोई ना कोई होती है, यानी सारियां दवाइयां दा फद्दा लिख छड़ देने इन्होंने खुद बेचनी है या कुछ लेना या नहीं लेना, या इनकी कोई परसेंटेज होती है या फिर ठीक है इनके मतलब किकबैक्स होंगे, मतलब टू बी वेरी ओपन कि ये ऐसी चीज़ें जो है कॉन्सेप्ट एक सोसाइटी के अंदर डेफिनेटली प्रिवेल करता है। ये दवाइयों के बारे में भी और डायग्नोस्टिक के बारे में भी। डॉक्टर ने जी एक्सरे लिख दिए, डॉक्टर ने खून के इतने लंबे सारे टेस्ट लिख दिए, MRI CT स्कैन अलाबला जो जितनी भी है, और उसके पीछे क्या या तो डॉक्टर की ये अपनी दुकान है या डॉक्टर को इससे किकबैक मिलता हो। ये एक ओवरऑल सोसाइटी के अंदर परसेप्ट, और हो सकता है ऐसा होता भी हो, लेकिन मैं समझता हूँ, मेरा मानना है कि ऐसी चीज़ नहीं है। दीज आर द सपोर्टिव थिंग्स एज फार एज द डायग्नोस्टिक इज कंसर्न। और बाकी जब आप विटामिन मिनरल्स या फूड सप्लीमेंट्स जो लिखते हैं तो वो पेशेंट को देख के उसके मुताबिक कोई चीज़ें ज़रूरत के तहत ही होता है। कोई डॉक्टर वैसे नहीं करता, एवरीबॉडी हैज़ टू जस्टिफाई। हम अगर खाना खाते हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जब खाता है, जब भूख लगती है तो खाते हैं, या उसका सिस्टम है जी मैंने सुबह दोपहर शाम, ये आप जैसे मतलब सस्टेनेबल लोगों के लिए, मेरे जैसा आदमी दिन में एक दफ़ा खाता होगा कि जनाब क्योंकि हम अफोर्ड नहीं करते या वैसे ही जिस्म अब इतनी सर आप हेल्थ कॉन्शियस है ना, हम तो टकाटक जो आया खाए जो खाए जो, तो 3 दफ़ा जो खाना होता है आपने इस वजह से। सो हैविंग सेड, अब ये मिनिस्ट्री वालों को अल्लाह समझाए कि भाई गैर ज़रूरी आप अनरेस्ट क्यों क्रिएट करते हो, वाई यू क्रिएट सर्टन कन्फ्यूजन। अब उसमें क्या किया कि जी फार्मासिस्ट को उन्होंने इजाज़त दे दी कि फार्मासिस्ट हैज़ अ राइट कि वो प्रिस्क्राइब कर सकेगा या डिस्पेंस कर सकेगा। नंबर 1, डॉक्टर को मना कर दिया। एक फार्मासिस्ट हु इज़ द पार्ट ऑफ द ऑल कंपोजिशन जिसके साथ होता है, जिसके अंदर डॉक्टर है, एंड डॉक्टर इज़ कैप्टन ऑफ द शिप, और फार्मासिस्ट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट वहाँ पे ऑर्गन है जो वहाँ पे करें। फिर उन्होंने कहा कि जी क्योंकि अमेरिका कोई बहादुर गया होगा या बरतानिया के, क्योंकि आपको पता है वो सारा छप्पा लगाने के हमें बड़ा चाव है, अमेरिका में ऐसे होता है जी, बरतानिया में ऐसे होता है। मैं वहाँ गया तो मैंने वहाँ पे देखा, और बड़े बड़े लोग ये कहते हैं लाहौर को पेरिस बना देंगे, फलां को ऐसे कर देंगे, भाई जो जैसा है वैसा तुम रहने दो। वहाँ पे उन्होंने देखा ये जो फूड सप्लीमेंट्स का अलग से सेल होता है, अलग से दवाइयाँ बिकती हैं, और यहाँ भी इसके अंदर बैन ही उन्होंने ऐसे लिख दिया, बैन ही वैसे उन्होंने जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट इंटरम गवर्नमेंट जो है उसके अंदर अप्रूव करके, और बड़ा बाकी इदारों को लाइक पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल उसको डायरेक्शंस दे दी कि इसके ऊपर इंप्लीमेंट करवाओ। हेल्थ केयर कमीशन जिनको आगे ही अल्लाह ताला दे कि हेल्थ केयर कमीशन वाले वेट करते हैं कि कोई ना कोई हमें मिले और हम डॉक्टर की बाजू मरोड़ें, उनको एक जो डायरेक्शंस दे दी कि आप ये कीजिए। सो मैं समझता हूँ कि मुआशरे के अंदर चीज़ों को अनवांटेड फॉर उन अथॉरिटीज़ को जो कि मैटर करती हैं यहाँ पे वो पंगा नहीं लेना चाहिए, कोई काम करना। डॉक्टर साहब हमें ये बताइए, इस वक्त जो, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, इस वक्त जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल है, और जो हमारी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी की ज़रूरत हैं, क्या वो विदाउट सप्लीमेंट्स, विदाउट मिनरल्स, विटामिन्स जैसे कि वो हम लोग देखते हैं, उनके बगैर पूरी हो सकती हैं, या हम कर पा रहे हैं, या ये मैं इसी तरफ ही आ रहा था कि हमने वो रूटीन के अंदर, चूँकि हमारा हमेशा ही रहा है कि हुकूमत और डॉक्टर्स के राइट्स और पेशेंट्स राइट्स की बात करते हैं ना, सो वी वर टू एग्जैक्टली। एक तो ये चीज़ हमें मान लेनी चाहिए, और आई होप कि आपके नाजरीन भी जानते हैं इस बारे में, कि हम ह्यूमन बॉडी को एक इसेंशियल्स हैं जिसके अंदर विटामिन्स भी हैं, जिसके अंदर प्रोटीन्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, ये सोल्यूशन जो पानी है उसकी ज़रूरत, तो ये सारी चीज़ें तो जो कुदरत का निज़ाम है उसके साथ चाहिए, और वही एक बैन, उसमें ना तो ज़्यादती हो और ना उसमें कमी। अब जैसा कि हम पहले भी इनका तस्करा कर रहे थे कि आया कि एडअप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये एक इशू है कि आया के जो सप्लीमेंट्स हैं, विटामिन या पिल्स हैं, मतलब अमेरिका में देखें इतने बड़े बड़े डब्बे वहाँ पे पड़े हुए, क्या हमें खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। एक कॉन्टीजेंट ऑफ डॉक्टर्स या ऐसे हैं हमारे तबीब जो समझते हैं कि जी हमें इसेंशियल है कि सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। विटामिन डी एक दवान में आ गया, इसके साथ कोविड के अंदर भी कहा कि जी विटामिन डी का तो बहुत बड़ा रोल है। अब यकीनी तौर पे वहाँ पे बेनिफिट्स भी होंगे, कोई ऐसी चीज़ होगी, लेकिन आई बिलोंग टू दैट कैटेगरी, और उस सेगमेंट ऑफ डॉक्टर्स के साथ है कि जो समझता है या जिसको प्रोपोगेट करता है कि जो चीज़ें कुदरत ने दी हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। अभी आपकी अगर देखें तो सब्जियों के साथ के सेब 400 रुपये किलो है या 440 रुपये किलो है,
गाजर जो है 40 रुपए किलो है। अब गाजर को या गोंगलू को, शलजम जिसे उर्दू में कहते हैं, अगर आप वो खाएंगे तो बैन ही वैसे ही फायदा है जैसा कि आप सेब खा रहे हैं, वो चीज़ें खा रहे हैं। लेकिन ये कहना कि ये नहीं खाना चाहिए, अब अफोर्डेबिलिटी पे डिपेंड करता है। आई डोंट से कि सस्टेनेबल होगा, अल्लाह ताला उन्हें और दे, वो केले खाएं, वो सेब खाएं, बाकी स्ट्रॉबेरी आए, मतलब बड़ा फैशन है कि आप जब बैठते हैं जी स्ट्रॉबेरी। अब हमारे देहात में या बाकी जो हमारा पेंडू लोग हैं बेचारे, उनको इस चीज़ का पता भी नहीं कि ये स्ट्रॉबेरी क्या होती है, चेरी क्या होती है, मतलब एक जो चीज़ें हैं। बट दीज आर द फैंसी किस्म के जो हमारे फ्रूट्स हैं, उनके बेनिफिट्स हैं, बिल्कुल मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद हैं उनके। लेकिन वो चीज़ें जो कि कुदरत ने हमारी इस खित्ते के अंदर दी हैं हमें, जिसमें आजकल सर्दियों में देखेंगे तो गाजर है, एंड बैन ही होती है जब सेब आता है तो उसके साथ ये गाजर आ जाती है। आजकल गाजर लें, धूप है सुबह के वक्त, आल दो के लाहौर इज़ नाउ अगेन द पोल्यूटेड सिटी अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ऐसे इलाके जहाँ पे धूप निकलती है सुबह के वक्त, एंड विटामिन डी इज़ रिच इन द मॉर्निंग, तो अपनी बॉडी को हम एक्सपोज करें उसके साथ। और इसके नशो नुमा की खातिर जो सबसे मेन चीज़ है, एंड आई शेयर वेरी मतलब लाउडली अबाउट इट, कि वो मुल्क, वो दुनिया के ममालिक, वो सोसाइटीज़ जहाँ पे जिन लोगों के ग्राउंड्स आबाद हैं उनके हॉस्पिटल वीरान है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो चीज़ है, फिर हमने बचपन में सुना है एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर्स अवे, हालांकि मतलब डॉक्टर काफ़ी इन्वाइट कर रही हैं। तो ये जो चीज़ें जो चली हुई हैं हमारे साथ, ये तो दैट डज एग्जिस्ट, ये बाकायदा तौर पर उसके मौजूद होती हैं। लेकिन इनमें कहने के लिए ये ग्राउंड्स के साथ है कि जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, एक्सरसाइज मीन बाय मूवमेंट। एक सिद्रा जी मैं आपसे अर्ज करूं कि जिंदगी को सिर्फ सांस लेने को जिंदगी नहीं समझते, गुजारना नहीं है। थिंक ऑफ अ डिसेबल पर्सन जो सांस ले रहा है, लेकिन जिसको हम, आई नेवर लाइक दिस वर्ड बट माजूर इन अ वे, कि जो डिपेंडेंट है किसी के ऊपर आके, इसको जिंदगी कहना मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी मुश्किल सा काम है। सो लाइफ इज़ अ मूवमेंट, जिंदगी हरकत ही है। बाकी भी परवरदिगार ने जो 5 हमें हिस्स दिए हैं उनकी अपनी सिग्निफिकेंस है, लेकिन बेसिक सिग्निफिकेंस इंसान की खातिर है, दैट इज़ द मूवमेंट। और यही कहते हैं कि अल्लाह ताला चलता फिरता रखे, हमारे जो बुजुर्गों की विजडम है उसके साथ, एंड दिस मीन्स अ लॉट, दैट मीन्स अ लॉट। और उनके ऊपर चलने की खातिर हमारी हड्डियाँ, हमारे मसल्स, हमारे टेंडन्स, और इससे सबसे बढ़ के जो चीज़ है वो दिमागी तवाज़ुन का ठीक रहना है। एवरी सेकंड पर्सन इज नाउ सफरिंग इन दिस कंट्री एज अ डिप्रेशन और एंजाइटी का मरीज हो रहा है। सो ये सारे इंटरलिंक चीज़ें हैं, लेकिन फिजिकल बॉडी की खातिर हर शख्स को, ख़वातीन को बड़ा होता है, बीबियों से कहें जी कि आप वर्जिश करें जब भी क्लिनिक पे या जब भी हम इंटरेक्ट करते हैं, जी हम तो सुबह से उठती हैं, घर को हम नाश्ता बनाती हैं, ये करती हैं, काम करती हैं, हम तो जी वी कीप ऑन टोज, हम तो गाँव पे जो सस्टेनेबल ज़रा अमीर बीबियाँ आप जैसी, उनको ये होता है जी आप लोगों को अंदाज़ा नहीं कि ये जो हमारे स्टाफ करने वाले लोग हैं उनसे काम करवाना कितना मुश्किल है। ये उनका एक और इशू आ जाता है, ठीक है, बट दे फील दैट देयर, वेयर एज ये ऐसा नहीं है। जब तक आप स्वेट नहीं करते हो, ठीक, ऐसी एक्सरसाइज कि आपको पसीना आ जाए, एंड एवरीबॉडी हैज डिफरेंट कैपेसिटी, किसी को 10 मिनट के बाद ऐसा है, कोई ब्रिस्क वॉक कर सकेगा, मेरी जैसी उम्र का बंदा ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकेगा, तो उसकी खातिर जो है थोड़ा उसको ज़्यादा टाइम ले लेना चाहिए, लेकिन उतना सा वक्त कि आपकी कमर में, घुटनों के अंदर ये दर्द और ओवर द पेन आपको कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। एवरी इंडिविजुअल इज़ एन इंडिविजुअल, और जो चीज़ें एक की जाती हैं उनके अंदर प्लस माइनस के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, बोन्स हेल्थ के लिए हमें जो बुनियादी तौर पर कौन कौन सी चीज़ें हमने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेनी है कि हमें हड्डियों की बीमारियां कम से कम हों या फिर हम खुद को निकाल सके? एक आपने जो आपने बात की है सूरज के साथ एक्सपोजर की अपनी, ये सिर्फ सुबह के औकात में है या फिर दोपहर के वक्त में, शाम के वक्त में, जब भी बैठेंगे, जब भी सूरज में, धूप में हम निकलेंगे तो हमें इक्वल बेनिफिशियल होगा हमारे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप सिर्फ चाहती हैं कि मैं बोलूँ, हालांकि आप जानती हैं उसमें यह है कि सुबह को जो है ना अर्ली मॉर्निंग, उसके अंदर विटामिन डी मौजूद है, उसमें रेडिएशन नहीं है। ठीक। सूरज की शुआएं जो हैं, हाँ। एक तो हमारे मसला ना कि रंग गोरा काले वाला बड़ा रौला कि सूरज में तो कुड़ी दा रंग काला हो जाएगा। सुबह के वक्त जो है बच्चों को बिलखसूस जो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल उनको पैम्पर शैम्पर या करके नंगा लिकटा के, ताकि जिस्म पूरे के ऊपर, जब तक पूरे जिस्म पे आएगा, ये नहीं है कि मैंने बाकी सारा कुछ चदरा शदरा लपेट लिया और धूप में खड़ा अपनी चादर के साथ या कंबल के साथ, उसका कोई फायदा नहीं है। द बॉडी एक्सपोज्ड, जब बॉडी एक्सपोज्ड होगी, और वो सुबह के वक्त की खातिर दोपहर को और शाम के वक्त इसके अंदर रेडिएशन आ जाती है, तो उससे वो
बचना चाहिए। दैट इज एज फॉर एज। अब ये चीज़ें, और जैसा मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो उस वक्त से आपके बच्चे की नशोनुमा शुरू हो जाती है। दैट इज़ द टाइम कि आपने सारी चीज़ें अपने आप को, माँ को रखना है, ठीक रखना है, सेहतमंद रखना है, उसकी जितनी भी हैं न्यूट्रिशंस जो हैं वो उसको पूरी रखना है, बच्चे के लिए उसने पूरी रखना है। अब जब बच्चा पैदा हो गया और उसके बाद आने के लिए हम बड़ा जोर देते हैं मदर फीड पे। एंड यू रिमेंबर कि जब हमने एक दफ़ा बातचीत करते हुए मैंने मतलब नॉट अजराह मजाक तो नहीं कहना चाहिए, मैंने रियलिटी में कहा था कि बछड़े का गोश्त गाय के लिए अच्छा होता है, मतलब इंसान के बच्चे के लिए इंसान की माँ का दूध ही बेहतर, वो चीज़ें जो अच्छी होती हैं। तो दूध पिलाना जो है मदर फीड का, दैट इज़ द मोर सिग्निफिकेंटली इम्पॉर्टेंट। और उसके ऊपर घंटों की लोगों की तफसीलात हैं, मजहबी तौर पे भी, अदरवाइज भी, मेडिकली भी। तो दूध दैट इज़ वन ऑफ द, और 3 चीज़ें जो मैं मतलब हमेशा कहता हूँ जब बच्चियाँ आती हैं इस ग्रोइंग एज के अंदर कि जब उन्होंने ज़िंदगी भी शुरू करनी है, तो मैं बीइंग वुमन एम्पावरमेंट एक थोड़ा सा मेरा है, लोग तो कहते हैं तेरा मसला है, लेकिन आई फील वेरी प्राउड टू से कि बच्चियों को जो है एम्पावरमेंट होनी चाहिए। साइकिल चलाते देखता हूँ मैं खुश होता हूँ दैट वी आर गिविंग देम द राइट्स एंड गिविंग देम द लिबर्टी टू मूव इन द सोसाइटी, कंट्रीब्यूट करती हैं। लेकिन मैं एक चीज़ जब पेरेंट्स के साथ रहते हो तो ये कहता हूँ कि 3 चीज़ों की उनके ऊपर सख्ती करनी है। एक, दूध इनको पिलाना है, दूध का गिलास 2 गिलास सुबह दोपहर सुबह शाम की खातिर, इनको अंडा ज़रूर खिलाना है, और मछली या गोश्त अगर है, और प्लस फल इनको खिलाना है। लेकिन ये अगेन सिद्रा जी उन लोगों के लिए जिनको कुदरत ने दिया हुआ है। अब वो लोग जो है कि जो कि वही नहीं करते, तो मैंने ये मैसेज उन्हीं के लिए मैसेज है ना, तो उन लोगों को करने की खातिर ये सख्ती करनी चाहिए खुदारा, बच्चियों के लिए बिलखुसूस बच्चियों के लिए ग्रोइंग एज के अंदर आके, और बचपन से ये आदत डालनी चाहिए। एंड दैट इज़ द बेस्ट आई बिलीव। और प्लस जिसका मैंने तस्करा किया आपके साथ, एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज के अंदर करते हुए इट इज़ नॉट अबाउट द जिम। ये बड़ा फैशन हो गया हमारे यहाँ कि जिम शिम बनेगा, पहले जिम मतलब नहीं मिलेगा तो हम अब किसी टीवी लॉन्च बन गया। मतलब एक मुझे याद है मेरे बुजुर्ग हुआ करते थे तो उन्होंने टीवी लॉन्च का कॉन्सेप्ट, उन्होंने कहा दिस इज माय हाउस, इट इज नॉट अ सिनेमा हाउस। तो जो टीवी लॉन्च के कॉन्सेप्ट ये आगे मतलब 70-80s के बाद आके हमारे घरों के अंदर स्पेशल बनने शुरू हो गए, वेयरएज़ पहले तो नहीं होते थे, जरूरत ऐसी नहीं थी। तो आज भी आने के लिए इट डज नॉट मीन बाय द जिम, जाए जिम जाना चाहते हैं मतलब ठीक है, लेकिन ये जिम शिम उन लोगों के लिए है, ये यूरोप के उन ममालिक के लिए, यहाँ सूरज नहीं निकलता, यहाँ बारिश होती रहती है, एंड दे वांट टू गेट एन एक्सरसाइज। हमारे पास कुदरत का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये स्मोक का मसला है इंडीड कि इसके अंदर सांस नहीं लेना चाहिए, और हम प्रोपोगेट करते हैं कि शीशे भी बंद रखें ताकि आपकी चेस्ट जो है, और आपने देखा ही है कि आजकल नमूनिया और चेस्ट की जितनी गले की खराबी जो हो रही है, दैट इज़ द रीज़न कि आजकल हमारी हवा अच्छी नहीं है, लेकिन टाइम विल पास। और जब ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, द बेस्ट थिंग व्हाट पर्सन हैज़ टू डू इज़ दैट इज़ द वॉक, मॉर्निंग वॉक करें, बहुत अच्छी बात है। वो लोग जो सुबह का चढ़ता सूरज देखते हैं तो अल्लाह ताला वैसे ही, और एक मेरे भट्ट साहब हैं पीएमए हाउस के नीचे, वो अपने बच्चों को डांट रहे होते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब इन्होंने मैं समझाना कि सवेरे तुसी नहीं सौंदे, ਤੁਹਾਡੇ नसीब सुते होंगे। ओह माय गॉड। सो दैट इज सो मच इम्पोर्टेंट। अपने बेटे को, बड़ा चहेता बेटा उनका, तो अपने बेटे को कहने के लिए, और इसमें खुदा न खास्ता कोई पेरेंट्स की सख्ती है ऐसा नहीं है, और अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड मेक्स द मैन हेल्दी वेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग वाली जो चीज़ें हैं, दैट इज़ क्रेडिबली मत उनकी जो है वो बाकायदा तौर पे स्टिल दैट एग्जिस्ट कि सुबह के वक्त उठें, सुबह वॉक करें। वॉक जो करने की खातिर जो मैंने गुजारिश की है, नॉट ओवर द पेन, इट इज़ फॉर द मतलब उस उम्र में जिसमें कि मैं हूँ या मुझसे कुछ ज़्यादा उम्र वाले लोग हैं, बाकी लोगों को कम अज़ कम 2 किलोमीटर जो है डेली कम अज़ कम ये वॉक शॉक करनी चाहिए, फिर अपना जो काम काज है ज़िंदगी का। और सेकेंडली मैं अर्ज़ करूँगा कि ऐसे दोस्त लाइक वाइज द जर्नलिस्ट और ऐसे लोग जिनके कि शाम या लेट आवर्स काम करने के लिए या वक्त नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि दे शुड मस्ट हैव सम जॉगर्स विद देम। और जब भी वक्त मिलता है, आपके मतलब टीवी की ये सारी टीम बैठी हुई है, अगर इनको वक्त मिलता है तो कोई हर्ज नहीं, बाहर जाके लॉन के अंदर ये डेविस रोड पे चक्कर लगा ले, नहीं है तो अंदर ही आपका बड़ा सारा सेटअप है यहाँ पे माशाल्लाह, तो इसके अंदर थोड़ा बहुत 10-15-20 मिनट। और मैं तो ये भी आपके तवज्जो से रिकमेंड करूँगा आपके इदारे को कि यहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई जिम बनाए, अगर बना हुआ है तो इदारे में जिम मौजूद मुझे अंदाजा था, मैंने इसी वजह से क्या करनी है, तो मैं चूँकि ट्रेड यूनियनिस्ट भी, मैंने कहा चले यहाँ पे आपकी सहूलत मौजूद है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस ऑफिस के अंदर ही। अच्छा सर, ये बताइए कि ये जो बोन हेल्थ की तो आपने बता दिया कि किस तरह से इसको हेल्दी वेल्दी हम रख सकते हैं, लेकिन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि बहुत कॉमन हैं
और अगर एक बार आपको किसी भी हड्डी में, जोड़ में दर्द हो जाता है, फिर वो ठीक होने में कितना वक्त लगता है, कितनी आपको एहतियात करनी है, एक्सरसाइज करते रहना है, नहीं करते रहना, रेस्ट पे चले जाना है, और स्पेशली ख़वातीन में कौन से बॉडी पार्ट में, कौन से जॉइंट्स का जो पेन है वो बहुत कॉमन है? आई थिंक इसी तरह ये तो बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन इन जनरल जो चीज़ें अगर हम सिंपल उसके साथ करने तो जो हमारे साथ आते हैं, नॉट टॉकिंग अबाउट अ डिजीज़ रेमोटाइड जिसको गंठिया वंटिया कहते हैं, इस किस्म की ये बीमारियाँ हैं, टीबी है, कैंसर है, हम उनके बारे में तस्करा नहीं करते, लेकिन एज इन जनरल जो बात की जाती है दैट इज़ के नी पेन के साथ हमारे साथ मरीज सबसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है। घुटने के दर्द के लोग आते हैं, कमर के दर्द के आते हैं, यंगस्टर्स जो हैं वो गर्दन के दर्द के साथ आते हैं। द रीज़न बीइंग कि आजकल देखा ना, अगर मतलब आप गौर करें, मतलब ये बैठे भी अब स्टूडियो के अंदर भी लगता है कि सब कोई दरूद कर रहे हैं, हालांकि सब लोग अपने मोबाइल के ऊपर देख रहे हैं। एवरीबॉडी इज मतलब सिर सिटी होया थले एंड दे आर ओवर देयर, सो दैट इज वन। कंप्यूटर हैज़ कम, कंप्यूटर पे आप देखेंगे तो कंप्यूटर दैट हैज़ टू बी ऑन अ आईक्यू लेवल, अगर आईक्यू लेवल के ऊपर नहीं होगा तो फिर आपकी गर्दन के अंदर। डॉक्टर साहब माजरत के साथ नहीं, माजरतियाँ वैसे नहीं माजरत के साथ सर, क्योंकि वाकई ये बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है और मुझे ऐसा लगा कि अभी तो मैंने बात का आगाज़ किया था और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। और सर लेकिन इसके लिए माजरत क्यों? आप ये भी कह सकते हैं देखें बातों में पता ही नहीं चला। देखें ये सर बाउंड्रीज हैं, हमें प्रोग्राम जब खत्म हो गया है तो वो एक टाइम लिमिटेशन है हमारी। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। इजाज़त दीजिए, कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।